अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड हिस्ट्री और मैं हूं नदीम डार। नाज़रीन, आज हमारा मौजू बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अहम है कि पाकिस्तान में चलने वाली सियासी तहरीकें कौन कौन सी थी, कब इनका आगाज़ हुआ और किन लोगों ने इनका आगाज़ किया। इस पर डॉक्टर साहब तफसीलन बताएंगे। अभी चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, नाज़रीन जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में चलने वाली सियासी तहरीकें कौन कौन सी थी और कब इनका आगाज़ हुआ, ज़रा उनके बारे में बताइएगा। डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि सियासत होती क्या है, हमें इस पे तो पहले डिस्कशन करनी चाहिए। जी बिल्कुल। कि ये जो हमारी सियासत है ये बिल्कुल यूनिक है। सही है। इसे साउथ एशियन सियासत कहते हैं, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, यूरोप की अपनी सियासत है, इंग्लैंड की अपनी सियासत है, अमेरिका की अपनी सियासत है, हर खित्ते में, अफ्रीका में अपनी सियासत है, हर खित्ते में सियासत डिफरेंट है। हमारे यहाँ जमहूरियत का पौधा तो हमने लगा दिया, लेकिन जमहूरियत को कभी हमने फलने फूलने नहीं दिया। सही। हम जमहूरियत का पौधा लगा के हर 10वें दिन या मतलब हर 5 साल के बाद, 2 साल के बाद उसको निकालते हैं, देखते हैं कि इसकी जड़ें निकली कि नहीं निकली, देखते हैं नहीं निकली, फिर लगा देते हैं, फिर साल 2 साल चुप करके बैठते हैं, फिर निकाल के देखते हैं, पानी देते रहते हैं कि जनाब इसकी जड़ें निकली कि नहीं निकली। सही। ये तो हमारा तरीक़ाकार है, तजर्बे करते रहते हैं। तो इस तरह अगर हम बच्चे को गोद में उठाकर चलते फिरते रहेंगे तो वो चलना कैसे सीखेगा। सही है। हम हर दूसरे तीसरे साल बच्चे को गोद में उठाते हैं और उसको बहुत प्यार करते हैं कि चल चल चल, जब उसको उठाते चलते ही नहीं है। तो इसी तरह हमारी जमहूरियत के साथ हो रहा है। सही है। एक बात तो पहले डॉक्टर साहब ये है कि 1947 से लेकर उसके जो इब्तदाई 10 साल थे वो मसाइल के इतने बड़े अंबार थे पाकिस्तान के सामने कि उस हालात में तो सियासत का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, गुर्बत के साथ लड़ना है, हिंदुस्तान के मुआंदानी तर्ज अमल के साथ लड़ना है, पख्तूनिस्तान का मसला है, कौन कौन सा मसला नहीं था पाकिस्तान को। ये सारी सीरीज हम नाज़रीन को बता चुके हैं जी। तो इस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत कैसे बनेगी। लेकिन अगर एक बात और जो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम पैदा ही लूले लंगड़े हुए थे, क्योंकि हम अगर तो चलने के काबिल पैदा होते तो चल हमारी जमहूरियत चल रही होती। सही। हम कई 100 साल गुलामाना ज़िंदगी से गुजर कर आए। मतलब 300 साल तो बरतानिया ने यहाँ पर हुकूमत की, ये गुलामाना ज़िंदगी थी। उससे पहले तो जो मुग़लों की हुकूमत थी तो मुग़ल बादशाह था ज़िले इलाही महावली। सियासत कहाँ से कोई कर सकता है, सियासत नाम की तो चीज़ ही कोई नहीं थी, वन मैन शो। उससे पहले सलातीन दिल्ली का दौर, तो सलातीन दिल्ली के दौर में सब कॉर्निश बजाते हैं, बादशाह की चलती है। ऐसे ही उससे पहले तो कभी हुन डायनेस्टी, कभी मगध डायनेस्टी, कभी शोका की, कभी कनिष्क की हुकूमत। तो पॉलिटिक्स करने का तो हिंदुस्तान को कोई मौका कभी नहीं मिला। सही। आप यूरोप की सियासत उठाएंगे, इंग्लिस्तान में सियासत जो हुई वो तो 800 साल पहले शुरू हो गई थी। जमहूरियत 700 साल तो उन्होंने सफ़र किया है इस जमहूरियत को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा। मैग्ना कार्टा 1200 में मतलब पास हुआ और उसके बाद फिर वो एक्टिव सेटलमेंट हुआ, फिर उसके बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, फिर 1789 का इनकलाब आया। अच्छा। फ्रांस में। तो एक स्ट्रगल के साथ एक जमहूरियत की तरफ उन्होंने स्ट्रगल की है। इसी तरह अमेरिका ने अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ी है। अमेरिका ने जो है वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी है, फिर बरतानिया से आज़ादी हासिल की है, फिर उन्होंने सिविल वॉर के बाद ग़ुलामी को ख़त्म करने के बाद फिर एक जमहूरियत का सफ़र किया, कुर्बानियाँ दी हैं। हमारा ये सफ़र तो 70 साल पुराना है सिर्फ, लेकिन हम ग़ुलाम रहे कलोनियल दौर में। और जो ग़ुलाम थे तो कलोनियल हमारा जो मास्टर्स थे उन्होंने हमें शेप दिया। सही है। यानी हमारी जो सियासत है साउथ एशिया की, इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटिश। ये बरतानिया वालों ने खुद बनाई है हमारी सियासत। मिसाल के तौर पे आप सवाल पूछेंगे कि कैसे बनाई। जी बिल्कुल। बरतानिया को यहाँ हुकूमत करने के लिए 2 तरीक़ेकार अपनाने पड़े जी। एक थी कोर्शन, सही, और दूसरा था कोऑप्शन। सही। उसने पहले तो कोर्शन की, ज़बरदस्ती लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। लेकिन ज़बरदस्ती आप लॉ एंड ऑर्डर को कितनी देर मेंटेन कर सकते हैं जब आप कोऑप्शन नहीं कर सके, बगावत हो जाएगी। लिहाजा आपको दूसरे लोगों के साथ कोऑप्शन भी करनी है, आपको उनके साथ मिलना भी है, तावन भी करना है। तो आपने कई लोगों को अपने पास बुलाया, उनको ओहदे दिए, उनको नंबरदार बनाया, उनको आला नंबरदार बनाया, उनको जेलदार बनाया, उनको ऑनररी मजिस्ट्रेट्स बनाया। आपने उनको उनके ऊपर ज़मीनों के मतलब निशावर कर दी। आपने कहा जाओ घोड़ा ले लो, जितनी ज़मीन कर सकते हो, सुबह से शाम तक, सूरज के ढलते तक सब तुम्हारी।
बड़े बड़े ख़ानदान नून बने, टवाना बने, दौलतानास बने। आप देखते हैं जो हमारे फ़िरौन थे सियासत के, उनमें सब आपको यही नज़र आते हैं। ऐसे ही तो लिहाजा ये चीज़ें जो हैं ब्रिटानिया ने खुद पैदा की, ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें बनाई। अच्छा। तो बाकी तो सब गुलाम थे। जिसने उसका साथ दिया, उसकी फ़ौज का साथ दिया, उसको उन्होंने ज़मीन दे दी। जिसने उसकी बंदूक उठा ली उसको ज़मीन दे दी। जिसने उसके घोड़े की नकेल पकड़ ली उसको ज़मीन दे दी। तो उसने इस तरह इन लोगों को बुनाया। जिसने जी हजूर कह दिया। और आपको एक बात और बताऊं कि 1947 के बाद आप असम्बली की कंपोजिशन उठाकर देख लें, इब्तदाई 10 सालों में आपको कितने लैंडलॉर्ड्स मिलते हैं, कितने जेलदारों के बेटे मिलते हैं, कितने जागीरदारों के बेटे मिलते हैं। ये वही हैं जो अंग्रेज़ों ने नवाजे। सही है। आप पिछले 70 साल में सारी पार्लियामेंट्स की या सूबाई असम्बली की जितनी कंपोजिशन है उठाकर देख ले, पंजाब के अलावा भी दूसरी जगहों पर सब अंग्रेज़ों के प्रवर्दा थे। सही है। अंग्रेज़ों ने ही इनको नवाजा था। सही है। तो लिहाजा जब ये अंग्रेज़ों के नवाजे हुए लोग, उनके पास इतने पैसे और वो सियासत जब कर रहे हैं, तो वो किस तरह की सियासत करेंगे? वो सियासत तो अपनी मर्ज़ी से करेंगे और अपने फ़ायदे के लिए करेंगे। वो हमारी सियासत का अंदाज़ है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने बताई कि अंग्रेज़ों के नवाजे हुए ये लोग हैं। जो मौजूदा सियासत चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में, सियासी खिचड़ी पकी हुई है, बहुत ही ज़्यादा पक चुकी है, तो ये फिर उसी का पस मंज़र है? डॉक्टर साहब, हम पिछली सारी किस्तों में इसको बड़ी तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि 1947 के बाद कायद साहब ने फरमाया कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। आपके सामने जो खोटे सिक्के प्रूफ भी हुए। मतलब जब प्रावडा बना, रैबडो बना, सही है, अयूब खान साहब के ज़माने में, उन्होंने कहा कि जो सियासतदान जो है वो सियासत छोड़ देंगे उनको माफ़ कर दिया जाएगा। ममदूद साहब सियासत छोड़ गए। सही है। दौलताना साहब ने कौंसिल मुस्लिम लीग बना ली। कभी रिपब्लिकन पार्टी बन रही है, कभी कोई कहता है मुझे गवर्नर जनरल बनना है तो कायदे आज़म जैसा बनना है, कोई कहता है मेरे पास इख्तियारात सबसे ज़्यादा होने चाहिए, गवर्नर जनरल के पास तो इख्तियारात ही नहीं है। हम क्या करते रहे पहले 10 सालों में? कुर्सी की जंग शुरू हो गई। कुर्सी की जंग शुरू हो गई, अपने अपने मुफादात की जंग शुरू हो गई। मुस्लिम लीग कहती है पाकिस्तान बनाने वाली मैं हूँ, लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बनाया है तो इजारादारी मुस्लिम लीग की होनी चाहिए। सियासतदान कहते हैं वज़ीर आज़म हम हैं तो हमारे पास इख्तियारात होने चाहिए। हर कोई मालिक बनना चाहता है। अच्छा, उस ज़माने में कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत शोर मचा हुआ था। मतलब भुट्टो साहब ने भी बाद में सोशलिज्म का नारा दिया, इस्लामी सोशलिज्म उन्होंने कह दिया। सोशलिज्म होता है। और उस नारे के जब पाकिस्तान बना तो उस नारे के ऊपर अमल करने वाले जैसे इफ्तिखारुद्दीन साहब थे, वो उस नारे के ऊपर करने वाले थे। और ये जो अवामी लीग बनी, सोहरवर्दी साहब जो है ऊपर से तो नहीं कहते थे लेकिन अंदर से उनकी सारी एफिलिएशन जो है सोशलिज्म के साथ थी। और इसी तरह दौलताना साहब कहते हैं उनका तो घर में लेनिन का बुत पड़ा हुआ था। अच्छा। मुजस्मा रखा हुआ था, कार्ल मार्क्स का मुजस्मा, सॉरी लेनिन का कह दिया, कार्ल मार्क्स का मुजस्मा रखा हुआ था। तो ये कौन लोग थे? ये सोशलिज्म उस माने में एक खेल खेला जा रहा था। अब चूंकि एक बात आपको बता दूं, 1947 से लेकर पहले 10 साल हम डिस्कशन कर रहे हैं। मुसीबतों का ज़माना था, लोगों ने कुछ नहीं कहा, अपनी अपनी लोग सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। सही है। लेकिन जब अयूब खान साहब के ज़माने में ज़रा सी चीनी महंगी हुई और उनके हकूक़ सलब हुए बहुत सारी चीज़ों पे, तो फ़ौरन अयूब खान के ख़िलाफ़ पहली तहरीक शुरू हुई। और पहली तहरीक अयूब खान साहब के ख़िलाफ़ शुरू हुई और उनको जाना पड़ा। पहली सियासी तहरीक अयूब खान साहब के ज़माने में शुरू और उनको घर जाना पड़ा। दूसरी तहरीक जो है वो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ चली। अच्छा। क्योंकि उन्होंने इस्लामी सोशलिज्म का नारा लगाया था, फिर उन्होंने कहा पीता हूँ, थोड़ी सी पीता हूँ, किसी की जान तो नहीं लेता। उसके बाद बहुत सारे, हालांकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए थे जो इस्लामाइजेशन की तरफ थे। अच्छा। जुमे की छुट्टी भी की, बार भी बंद किए और अक़लियतों वो मरज़इयों को अक़लियत भी करार दिया। लेकिन इसके बावजूद उनके ख़िलाफ़ तहरीक चली, निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक। अलामती तौर पे नहीं उन्होंने किया है या वाकई किया है? कुछ नहीं किया है उन्होंने, अलामती तौर पे किया है, बहुत कुछ हुआ है। 1973 के आइन की इस्लामी दफ़ात है, हम बहुत पूरी तरह इसको डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद फिर तीसरी तहरीक जो है वो ज़ियाउल हक साहब के ख़िलाफ़ चली। अच्छा। और चौथी तहरीक जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब, जो कि कहते थे मैं ये 16 पॉइंट लेकर आया हूँ कि 8 पॉइंट लेकर आया हूँ, बदल दूँगा सारी दुनिया को, सारे पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। वहीं रोटी पानी आज भी
लोगों के मुश्किलात हैं, जो उस ज़माने में लोगों की मुश्किलात ज़्यादा बढ़ गई हैं डॉक्टर साहब। इसके ऊपर गुर्बत के ऊपर हम करेंगे, पाकिस्तान में पॉवर्टी की असल वजह क्या है और पाकिस्तान में पॉवर्टी के ज़िम्मेदार कौन है, और हम भी उसमें कितने ज़िम्मेदार हैं और हुक्मरान कितने ज़िम्मेदार हैं। तो इस तरह 4 सियासी तहरीकें जो हैं वो डारसब चली पाकिस्तान में, जिन्होंने पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया। 3 तहरीकें यानी कि डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ चली और एक भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ चली। जी, वो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चली। अच्छा। लेकिन जो भुट्टो साहब का उस ज़माने में नज़रिया था वो भी डिक्टेटराना ही था। तो सिविल मार्शल भी तो उन्होंने लगाया था ना। सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर उनको बना दिया गया था, मार्शल तो उन्होंने नहीं लगाया था, लेकिन सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था उनको कुछ देर के लिए। बिल्कुल सही तो है। इस तरह जो ये है कि उनकी उस ज़माने में जब अपोजिशन उनके ख़िलाफ़ थी भुट्टो साहब के, हम तफसील से जब उनका जिक्र करेंगे तो उस अपोजिशन को अगर बेहतर तरीके से सेटिस्फाइड किया जाता तो शायद तहरीक ना चलती, या भुट्टो साहब की काबिलियत, भुट्टो साहब तो क्रिज्मेटिक लीडर थे, इसके ऊपर हम तफसील से जब फैक्ट्स के साथ बात करेंगे तो देखेंगे कि भुट्टो साहब की क्रिज्मेटिक लीडरशिप को भी ये धांधली की क्या ज़रूरत थी जो कि अपोजिशन उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगा रही थी। बिल्कुल सही है। तो इस तरह ये पाकिस्तान में सियासी तहरीकें चली। ये तो आपने 4 सियासी तहरीकें डॉक्टर साहब बता दी कि जो शुरू हुई सदर अयूब से हुई, भुट्टो साहब, ज़ियाउल हक और उसके बाद जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़। लेकिन अब जो तहरीक चल रही है, खान साहब लेके चल रहे हैं, पहले वो हुकूमत में थे, वज़ीर-ए-आज़म थे, आजकल वो अपोजिशन में है, डेली जलसे भी हो रहे हैं, इस तहरीक के बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, ये तहरीक पिछली तमाम तहरीकों से डिफरेंट है। इस तहरीक में अब देखें, जो अयूब खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक थी वो अयूब खान साहब की सख्ती के ख़िलाफ़ तहरीक थी। वो ईस्ट पाकिस्तान से तहरीक उठी थी, वेस्ट पाकिस्तान भी उसमें शामिल था, भुट्टो साहब की क्रिज्मेटिक पोजीशन उसमें शामिल थी, तुलबा उठ गए थे, और उसके बाद जो है वो मज़दूर उठ खड़ा हुआ था। वो एक मज़दूरों की और तुलबा की और नाइंसाफ़ियों की जो कि मशरक़ी पाकिस्तान में हुई थी उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक थी। सही। जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक थी वो एक समवट निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक थी कि वो मज़हब के नाम पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह दी थी जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ उलमा हो गए और अब आम भी उनके ख़िलाफ़ हो गई, जिसकी वजह से वो तहरीक थी। तीसरी तहरीक जो है वो ज़ियाउल हक साहब के ख़िलाफ़ थी, जो कि एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ थी। और आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की बड़ी वैल्यू थी, और वो जब आई हैं तो जमे गफ़ीर था, मैंने ख़ुद देखा है, वो बहुत बड़ी तहरीक थी। उसके बाद जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ तहरीक है वो भी एक सियासी तहरीक थी, क्योंकि उसमें इफ्तिखार साहब जो चीफ़ जस्टिस साहब थे उनको घर भेज दिया गया, फिर उनको वापस आना पड़ा, और फिर वकला ने एक तहरीक चलाई और अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये तहरीक बाकी तमाम तहरीकों से डिफरेंट है, क्योंकि ये तहरीक में अब नौजवान खड़ा हो रहा है। अब जो पाकिस्तान में 60% नौजवान है वो समझता है कि अब हमारे साथ 30 साल से एक मजाक हो रहा है, और ये अब मजाक को अगर हमारा कोई मसीहा है तो वो इमरान खान है। लेकिन उनके खिलाफ इसलिए बड़े बड़े जलसे हैं, इमरान खान साहब के बहुत बड़े बड़े जलसे होते हैं, फ़ैन फॉलोइंग भी है, फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अब रहा कि इमरान खान साहब की अपनी शख्सियत की वजह से बहुत सारी गलतियां सियासी तौर पर उनसे हो जाती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, यू टर्न्स की वजह से। अब इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे कि उनकी अपनी शख्सियत की वजह से उनसे बहुत सारी ऐसी सियासी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से मतलब लोग जो है वो बददिल हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात करूंगा, प्रोग्राम का टाइम आपका ख़त्म हो रहा है मुझे पता है, बार बार वो आपको भाई बता रहे हैं। बात ये है कि 25 तारीख को मई को आप निकले हैं, सही है, और आप एक तहरीक लेकर निकले हैं और पूरी तरह चार्ज है आपका सारा जो है कारकुन, सही। लेकिन आप तैयारी से नहीं निकले, 2 शल आपको आगे से पड़े, आप वापस चले गए, तितर बितर हो गए। अब आप कैसे मोबिलाइज करेंगे दोबारा? मुझे इस बात का बता दें। मोबिलाइज करना ये तो अपॉर्चुनिटी होती है। डॉक्टर साहब कहा जाता है ये लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं थी, मिस कॉल थी। वही मैं कहता हूँ कि ब्रूमफील्ड कहता है दोज हु ग्रास्प द अपॉर्चुनिटी इनिशियली एक्चुअली दे आर द एलीट ऑफ दैट सोसाइटी। बिल्कुल तो सही है। अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करने का जब टाइम था तो आपने ग्रास्प नहीं की,
अब लोग आपके तितर बितर हो गए, अब उनमें उतना हौसला हिम्मत कौन दोबारा लाए? यानी कि आप समझते हैं कि यूथ उस तरह सामने अब नजर नहीं आ रही है अब यूथ प्रॉब्लम में है सर। यूथ तो हर आदमी, मैं कहता हूँ कि आप गुर्बत की तरफ देख लें, उसका यूथ बिगड़ रहा है, मतलब उसके यूथ को प्रॉब्लम है। आप काम करने वाले यूथ को देख लें, उसको प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही है। आप मेरी उम्र के बंदों को देख लें, उसको प्रॉब्लम है। आप पैसे कमा के जितने मर्जी इकट्ठे कर लें, ये फुल एडजस्टमेंट ही आपको लेकर बैठ जाती है। क्या है कंफर्टेबिलिटी किधर है? तो ये किधर जाएगी कंफर्टेबिलिटी? एक ना एक दिन इनकलाब की सूरत में निकलेगी। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने आज तफसीलन बताया कि पाकिस्तान में चलने वाली सियासी तहरीकें कौन कौन सी थीं और बड़ी तहरीकों के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, और ख़ुसूसन अब जो तहरीक चल रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, खान साहब जो उठ खड़े हुए हैं, यूथ को लेके चलना चाह रहे हैं, यूथ चलती है या नहीं चलती, क्या खान साहब फिर एक बार यू टर्न लेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगले प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो पहली सियासी तहरीक थी वो क्या थी, कैसे चली, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब तफसील से बताएंगे। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।